नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक शराबी ट्रक ड्राइवर की है। शराबी क्यों कह रहा हूं कि वो जो ड्राइवर जिनका नाम है रविकांत, जब ट्रक नहीं चलाते थे ना तो शराब में डूबे रहते थे, लेकिन जब ट्रक के स्टीयरिंग संभाल लेते ना तो शराब को हाथ नहीं लगाते थे। अपने इरादे के बड़े पक्के और ड्राइवरी का महारत उनको हासिल था। हैवी ट्रक ड्राइवर के नाम से फेमस थे, लेकिन आगे शराबी जरूर लग जाता था, इसलिए वो फेमस हो चुके थे। शराबी ट्रक ड्राइवर अब जिस काम में वो लग जाते थे ना उसको पूरा जरूर करते थे, लेकिन जब उनकी इच्छा हो जाए कि आज मुझे आगे नहीं जाना है, ट्रक को रोक लेना है, शराब पीना है, नॉनवेज खाना है, तो कोई उनको उस जगह से आगे बढ़ा नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही थे रविकांत जी, जिनकी ये मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। रविकांत की उम्र लगभग 28 साल की हो चुकी थी। वो साल था 2001 और यही शराबीपन उनका रिश्ता नहीं होने दे रहा था। रिश्ता आते थे, उनके बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन जब रविकांत को देखने लोग आते तो लड़का तो ठीक ठाक था, देखने में हष्ट पुष्ट। अब कोई जान थोड़ी पाता कि लड़का शराबी है। रिश्ता तय भी कई बार हो चुका था, लेकिन कोई न कोई अब रिश्तेदार चाहे जिसको समझ ले, अब वो बता देता था कि भाई वो लड़का तो शराबी है। अब वो रिश्ता टूट जाता था। इस तरह कई रिश्ते रविकांत का टूट चुका था। आखिर कौन लड़की देगा शराबी के हाथ में? सब भाग जाते थे और रविकांत अब इस दुख में अब ढले हुए थे। सोच रहे थे कि अब मेरी शादी तो होगी नहीं, मेरी उम्र तो निकलती जा रही है, 28 साल के हो चुका हूँ, अब कौन मुझे लड़की देगा। इसके बाद तो घर आना जाना ही एक तरह से बंद कर दिया था। अपने माँ बाप को पैसा भेजते थे, लेकिन खुद नहीं जाते थे। अब पता नहीं क्यों ऐसा उनको दिल में दिमाग में बैठ चुका था कि हमारे घर वाले ही शादी करना नहीं चाहते। ऐसा उनको कोई समझा दिया था कि उनके दिमाग में कोई फितूर आ चुका था, इसलिए घर जाना बंद कर चुके थे। लेकिन जहाँ वो काम करते थे ना, जिस ट्रांसपोर्ट में, वहीं पर ज़्यादातर अब रहते थे। जब कहीं जाना होता तो वो ट्रक लेके निकल जाते और जब वापस आ जाते, इसके बाद उसी ट्रांसपोर्ट के ऊपर ऑफिस जो बना हुआ था, वहाँ पर उनका रहने के लिए व्यवस्था था और उसी में अपनी रात गुजारते थे। गांव से घर के लोग आते थे कि रविकांत घर पर चल, क्यों नहीं चल रहा बेटा? माँ बाप भाई सब आते थे, लेकिन रविकांत मना कर देते। सिर्फ कहते थे कि उसी शर्त में जाऊंगा जब आप लोग मेरी शादी कर दोगे। और घर वाले कहते थे कि बस थोड़ा टाइम लगेगा, अब रिश्ता चलो कहीं टूट चुका है, हम नए रिश्ते की बात कर रहे हैं, समय आएगा तो वो भी हो जाएगा। तुझे घर से नाराजगी क्यों है, हम लोगों से नाराजगी क्यों है? लेकिन रविकांत जिद्दी इंसान थे, वो कहने लगे कि जब तक रिश्ता फाइनल ना हो जाएगा मैं आऊँगा ही नहीं। इसके बाद वो घर गए नहीं। हर महीना अपनी जो सैलरी थी अपने माँ बाप को पहुंचवा देते थे, लेकिन घर कभी नहीं गए उसके बाद से। और फिर दारू में ज़्यादा ही डूबने लगे थे और उनका मनपसंद जो नॉनवेज खाना था चिकन था। चिकन के बगैर तो वो दारू का हाथ भी नहीं लगाते थे। ना जाने चिकन से और दारू में उनका क्या रिश्ता था। और हैवी ड्राइवर थे, ट्रक हैवी चलाया करते थे। अब उनका जो एक मान सम्मान भी था वहाँ पर ड्राइवर समाज में, लोग उनको
आदर से नाम लेकर पुकारते थे कि भाई बहुत ही बढ़िया ड्राइवर, गजब का ड्राइवर है। और पीठ के पीछे जरूर कहते थे कि शराबी है। अब इसी नाम से तो फेमस हो चुके थे, लेकिन ऑफिस वाले उनको जानते थे कि रविकांत के जो इच्छा है, ज़्यादा दारू पीता है, लेकिन जब ट्रक चलाता है ना तो दारू को हाथ नहीं लगाता। और ऑफिस वाले उस पर खुश रहते थे। जो भी काम उसको सौंपते थे रविकांत पूरा करके जरूर आते थे। कभी टाइम पर पहुंच जाया करते थे, कभी वो दारू के चक्कर में रास्ते में कहीं लोग रुक जाते थे। जब नशा वशा उतरता था तब जाकर ट्रक को चलाना शुरू करते थे, तो कई बार लेट भी हो जाता था। लेकिन ट्रांसपोर्ट वालों को विश्वास था कि रविकांत अपनी मंजिल पर जरूर सामान छोड़ के आएगा, चाहे एक दिन या 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन सामान सुरक्षित पहुंच जाएगा, इतना भरोसा था। और ऐसे ही एक सफर पर रविकांत बताते हैं कि मैं निकला था और ज़्यादातर ट्रक अपना वो अकेले ही चलाया करते थे, क्योंकि उनको साथी कोई पसंद नहीं था और बर्दाश्त भी नहीं कर पाते थे। गुस्से वाला ज़्यादा थे, और जब से उनका रिश्ता टूटा था ना तब से ज़्यादा उनके गुस्सा बढ़ चुका था, और वो गुस्सा कोई लड़का झेल नहीं पाता था। तो उनके पास उस वक्त में असिस्टेंट कोई आता भी नहीं था। आप मजबूरी में अब हैवी ट्रक को अकेले चलाना पड़ता था। आज संभल संभल करके अपना ट्रक को चलाया करते थे। और इसके बाद उस यात्रा पर निकले थे। यात्रा लंबा था। अब हमेशा की तरह अपनी खुराक सब कुछ अपने गाड़ी में रख लिए थे, दारू की बोतलें, कुछ चखने का सामान, और फिर अपनी यात्रा पूरा करने लगे। अब रात को 2 दिन तक ट्रक चला रहे थे और रविकांत बताते थे कि मैं पूरी तरह से थक गया था। मैं आराम भी करना चाहता था, लेकिन आराम करने से पहले भरपेट भोजन और दारू पीना जरूर चाहता था। मेरी इच्छा अब जाग चुकी थी, लेकिन मेरे पास में चिकन का प्रबंध नहीं था। मैं ये खाना खुद बनाना चाहता था। अधिकांश वो खाना खुद ही बनाया करते थे अपने हाथों से। फिर रास्ते में कहीं पर बाजार अगर आता होगा, वहाँ से वो चिकन ले लिए थे, कटवा करके पैक करा के रख लिए थे कि जहाँ रास्ते में रुकेंगे वहाँ पर खाना बनाएंगे, दारू पिएंगे, आप फिर सो जाएंगे। जब सुबह होगी तब हम अपनी यात्रा पर चल पड़ेंगे। अब वो अपना ट्रक दौड़ाते जा रहे थे और रात अब होने वाली थी। लगभग जब वो शाम के टाइम जब चिकन लेकर निकले थे ना, तो अनुमान लगाए थे कि मैं 8 या 9 बजे के आसपास में मैं अपना ट्रक रोक लूँगा, कोई सुरक्षित जगह देख करके जहाँ पर रोशनी पानी का प्रबंध हो। लेकिन उनका ट्रक बड़ा था। कई जगह ऐसे मिले, लेकिन बड़ा ट्रक होने के कारण से वो पार्क नहीं कर पाए। रोड पर तो ट्रक रखना ठीक नहीं है ना। इसलिए वो चलते रहे, अपने लिए उस जगह का तलाश करते रहे कि जहाँ पर बड़ा अपना ट्रक खड़ा कर सके, और फिर आराम से अपना खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, दारू पिएंगे, सो जाएंगे। लेकिन जगह मिली तो रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में रविकांत बता रहे थे कि मैं बहुत इधर उधर देखता चल गया, लेकिन रास्ते में इतना बड़ा ट्रक खड़ा करने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा था। मैंने ढाबा भी कई ढाबा पर ट्राई किया था, लेकिन ढाबा भी भरे हुए थे, ट्रक लगे हुए थे। अब मेरा ट्रक तो विशेष लंबा था, तो मैं तो चलता ही रहा। अब मैं सोच लिया कि अब शायद आज रात को हमें ट्रक या मतलब दारू नसीब नहीं होगा, कि जब तक मैं ट्रक रोकूंगा नहीं तब तक दारू या भोजन कैसे नसीब का होगा। लेकिन संयोग से 10:30 बजे के बाद खेतों का इलाका था, जंगल भी था दूसरी साइड में, और एक साइड में खेत है, और सामने में ट्यूबवेल थी।
और वहाँ पर बड़ा खुला सा जगह था। मतलब वहाँ पर कुछ सिंचाई के जो बनाए जाते हैं अब फसल का रखने के लिए, ऐसा ही कुछ खाली जगह था। गन्ना उन्ना रखने के लिए, गेहूँ वूँ रखने के लिए। तो एक वो जगह उनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो खुली जगह है, यहाँ पर ट्यूबवेल भी है, उसमें रोशनी भी हो रही है और पानी भी है। ये जगह उनको जच गई थी रविकांत को। तो बड़े आराम से अपना ट्रक को सावधानी से पार्क किया। खुली जगह थी, वहाँ तो इनके जैसे कई ट्रक वहाँ खड़ा हो सकता था, इतना खुला जगह था। आप अपना आराम से उतरे और अपना खाने पीने का तैयारी करने लगे। ये स्टोव से बर्तन तक सब कुछ उनके पास में था और उतार करके पानी ट्यूबवेल से भर कर ले आए। अब फिर अपना खाना बनाने की तैयारी करने लगे। चिकन पकने लगा था। अब इसके बाद उन्होंने अपना बोतल निकाल लिया। वो ऐसा ही करते थे, जब आधा से अधिक चिकन पक जाता था तो घूंट भरने लगते थे दारू का। धीरे 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 वो घूंट लेते थे। और जब चिकन पक जाता था तो फिर रोटी सेकते और चिकन के साथ आराम से खाते। और दारू तो तब तक चढ़ जाती थी। और फिर हाथ पैर पसार के लंबे ट्रक में सो जाते थे। अब नशा उतरने के बाद ही अब वो ट्रक दोबारा चालू करेंगे, ऐसा ही वो किया करते थे। और वही हुआ। वो जगह जो थी बिल्कुल सुनसान थी। अब वो ट्यूबवेल एक तरह से बंद था, लेकिन वहाँ पानी का व्यवस्था। अब लगभग 1 घंटा बीत चुका था। चिकन उनका पक के तैयार हो चुका था और चिकन उतार करके रोटी का इंतजाम करने लगे और पैक धीरे धीरे करके लगाते जा रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। कब उनके पास में एक आदमी इंसान आके खड़ा हो गया। अब रविकांत जी देख ही नहीं पाए, लेकिन जब वो इंसान रविकांत को आवाज़ दिया तब रविकांत पीछे मुड़ करके देखे। तो देख करके अब एक तरह से हैरानी रह गई कि भाई उस जगह पर अभी तक कोई दिखाई नहीं पड़ा था और जंगल वाले एरिया के साइड से कोई आ करके उनके पास खड़ा हो गया था। काला वस्त्र पहने हुए और वही वस्त्र कई जगह से फटा हुआ था। दाढ़ी बढ़ी हुई, बिखरी हुई, आधी जो सफ़ेद हो चुकी थी, आधी काली थी। और सर के बाल भी ऐसे ही बिखरे हुए थे, लंबे लंबे बाल वो भी बिखरे हुए थे। अब बड़ा ही गंदा बदबू एक तरह से उनके बालों से आ रहा था, जैसे कि वो कई दिनों से वो व्यक्ति नहाया तक नहीं होगा। लेकिन नशे में थे। उस इंसान को देख करके वो एक तरह से खुश हो गए कि चलो कोई तो यहाँ पर मिला। और कहने लगे कि अरे बाबा जी, आप कोई साधु महात्मा हैं। तब वो इंसान रविकांत के पास आ करके बैठ गया, जहाँ पर वो रोटी बनाने की तैयारी कर रहे थे। वो इंसान अब रोटी बनाता हुआ उनको देख रहा था और चिकन की जो कढ़ाई थी उसमें उसकी नज़रें घूर रही थी। आज सबसे नज़रें जो जमी हुई थी वो थी दारू की बोतल। वो किसी बात का जवाब नहीं दिया। आप सीधा ही कहने लगा कि भाई मुझे थोड़ा सा इसमें से पिला दो ना, प्यास लगी हुई है। अब रविकांत जी खुद एक शराबी थे, शराबी के दर्द को समझते थे। वो सोचने लगे कि जरूर ये भी कोई बेवड़ा ही है, कोई शराबी है, काला कपड़े जरूर पहन रखा है, लेकिन ये कोई साधु महात्मा नहीं है। तभी तो ये दारू और चिकन को ललचाई नज़र से देख रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो ज़्यादा ही खाना बनाया हूँ, चलो इसको खिला पिला देंगे। ये भी खुश, मैं भी खुश, कोई बातचीत करने वाला तो मिल जाएगा ना। अकेले अब रविकांत जी बोर हो रहे थे और उनको एक तरह से साथी वो बाबा के रूप में मिल चुके थे। अब फिर उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बैठिए, आप आराम से बैठिए, मैं आपको दारू भी पिलाऊंगा, चिकन भी खिलाऊंगा, रोटी भी खिलाऊंगा।
आप आराम से बैठिए। इसके बाद रविकांत जी एक गिलास दूसरा लिए और थोड़ा सा उसमें अब मदिरा दे दिए। मदिरा एक सांस में ही वो बाबा जैसा व्यक्ति था ख़त्म कर दिया और अपना गिलास आगे बढ़ा दिया कि बच्चा थोड़ा और डाल। मज़ा नहीं आया। रविकांत उसकी तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। अब मन ही मन सोचने लगे, ये तो मेरे से भी ज़्यादा बेवड़ा है, ये तो पानी भी नहीं डाला और सीधा नीटी पी गया। तब रविकांत जी बोले कि कम से कम पानी तो डाल लो, ऐसे पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब फिर दूसरा पैक बना कर दिए, लेकिन वो इंसान, वो बाबा पानी नहीं डाले, बिल्कुल नेट गटक गए थे। अब फिर अब तीसरी के लिए वो देखने लगे रविकांत जी को, लेकिन रविकांत ने बोला बाबा थोड़ा सब्र रखिए, ये दारू बहुत तेज़ी से चढ़ती है, आप ज़्यादा झेल नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा सब्र रखो। अब मैं खाना भी निकालूंगा और खाना खाते भी रहना और पीते भी रहना, और तब तक थोड़ा ठंडा हो जाने दो और हम तब तक बात करते हैं। अब यही तो चाहते थे रविकांत कि मैं थोड़ा उससे टाइम पास करूं, अपने सुख दुख के बारे में उनसे बताऊं, उनसे पूछूं कि आप कौन हो। लेकिन शुरुआत रविकांत उन्हीं से की कि बाबा आप तो साधु महात्मा जैसे दिखते हो, कपड़े उसी ढंग से पहन रखे हो, लेकिन आप हो नहीं साधु महात्मा। अब वो जो बाबा थे फटेहाल कपड़े में, वो कहने लगे अरे छोड़ो ना ये बातें, तुम बताओ, अपनी बात को बताओ, तुम तो बहुत परेशान रहते हो। अब चौंकने की बारी रविकांत की थी कि बाबा किस परेशानी के बारे में ये बता रहे हैं। तब रविकांत जो बाबा की तरफ देखते हुए कहने लगे बाबा परेशानी तो सभी के साथ में रहती है, ऐसा कौन सा इंसान है जो इस दुनिया में परेशान ना हो। तो मेरे साथ ऐसी कौन सी परेशानी आपने देख ली, उसके बारे में थोड़ा कृपा करके बताइए। अब वो जो बाबा थे कहने लगे कि देख बच्चा, सबसे बड़ी तेरी परेशानी है शादी तेरी नहीं हो रही है ना, इसके लिए तू ज़्यादा व्याकुल रहता है। अब जो ये बात रविकांत ने बाबा के मुंह से सुना तो बड़ी बड़ी आंख करके देखने लगे कि बाबा कैसे जान गए कि मेरी शादी नहीं हुई है। अब रविकांत जी फटाफट एक तीसरा पैक बना के दिए, बाबा ये लो। तीसरा पैक भी वो बाबा गटक गए। तब रविकांत जी कहने लगे बाबा आप तो एकदम लग रहा है कि कुछ जानते हो, बाबा और बताओ ना मेरे जीवन के बारे में, क्या मेरी शादी हो पाएगी, कब होगी। तब वो बाबा कहने लगे देख बेटा, तेरी शादी तो ज़रूर होगी, वो अभी वक्त आया नहीं है, तुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन रविकांत इस जवाब के लिए संतुष्ट नहीं थे। और तब कहने लगे बाबा कोई तारीख, कोई महीना, कोई साल तो बता दो। लेकिन वो बाबा बता के राजी नहीं थे। अब इस पर रविकांत जी भड़क गए थे। नशा तो हो गया था, पीते आ रहे थे काफ़ी देर से और सुरूर चढ़ गया था। और तब कहने लगे बाबा कि देखिए अब मुझे लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप कोई बाबा नहीं हो, ना कोई तांत्रिक हो, ना ऐसा कुछ चीज़ हो। हाँ आपको दारू पीना है मैं पिलाऊंगा, भोजन करना है कराऊंगा, लेकिन आप कोई महात्मा साधु या कोई अवघड़ और ऐसा कुछ नहीं हो। बोलो आप हो ना, अगर आप होते तो मेरी शादी की महीना साल कहाँ होगा वो भी तो बता सकते हैं। लेकिन वो जो बाबा थे वो मना कर रहे थे कि बच्चा मैं बता नहीं पाऊंगा और मुझे विवश मत कर। लेकिन रविकांत जी को अब चढ़ा हुआ था दारू का नशा और बाबा को अब तैश दिला रहे थे, बाबा आप में वो पावर नहीं है, जिस तरह से आपने मेरा दिल की बात जान ली कि मेरी शादी नहीं हुई, तो ऐसे ये भी तो जान सकते हैं कि मेरी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कहाँ होगी, लड़की कैसी होगी, वो भी तो कुछ बता सकते हैं। तब वो साधु बाबा उनको भी तो पैक चढ़ चुका था, 3 पैक पटियाला ले चुके थे और चौथी की
अब तैयारी थी, देख रहे थे। लेकिन रविकांत जी रुक गए थे और वही बार बार अपने प्रश्न को रिपीट कर रहे थे कि बाबा बताइए ना, आप तो अंतर्जामी लग रहे हैं, तो ये बात क्यों नहीं बता रहे। बाबा भी तैश में आ चुके थे और कहने लगे कि देख बेटा, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि कब तेरी शादी होगी, कहाँ होगी। ये वक्त आएगा, वो तेरे को खुद पता चलेगा। हाँ, इतना ज़रूर बता देता हूँ कि साल एक लगेगा तेरी शादी में, लेकिन तेरी शादी ज़रूर होगी। अब इससे ज़्यादा अब क्या बताऊँ। लेकिन रविकांत जी उस बाबा की बात से संतुष्ट नहीं थे और पूछना चाहते थे कि लड़की कैसी होगी, गोरी होगी, काली होगी, कैसी होगी, लंबी होगी, छोटी होगी। लेकिन वो बाबा भड़क रहे थे। वो कहने लगे भाई, मैं लड़कियों का मैं कैसे जानूंगा कि कैसी कौन मिलेगी, इतना तुम क्यों पूछ रहे हो। जो तुमने पूछा उसका सवाल का जवाब दे चुका हूँ। साल के अंदर में तुम्हारा शादी हो जाएगा, इतना तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब आगे की बात छोड़ दो ना, हम आगे नहीं चाहते हैं और मुझे पैक दे दो। रविकांत जी अब थोड़ा सा नाराज हो गए बाबा से। जब इतना कुछ बता चुके हो तो ये भी तो बता दो कि लड़की सुंदर होगी या नहीं होगी, लंबी होगी, छोटी होगी, कोई तो इशारा कर दो। लेकिन बाबा जिद पर अड़े हुए थे और कहने लगे कि देखो, मुझे दारू दे दो, अगर ना देना हो तो मैं जा रहा हूँ। बाबा उठ चुके थे। तब रविकांत जी सोचने लगे कि अरे, बातचीत करने वाला निकल जाएगा, इससे बढ़िया है कि दारू दे दें। और वही उन्होंने बाबा को बोला, बैठिए बैठिए, मैं दे रहा हूँ ना। चौथा पेग बना के दे दिए और वो भी नीट बाबा गटक लिए थे। और फिर बाबा सोचने लगे, शायद दारू का असर उन पर होने लगा था। अब फिर अपना जो एक फटा हुआ थैला था उसमें हाथ डाले और एक तांबे की छल्ला निकाल करके अब रविकांत के ओर दे दिए और कहने लगे कि बेटा, ये तांबे का छल्ला देख रहा है ना, इसको तू अपने उंगली में धारण कर ले। हाँ देख, तेरे पीछे लड़की तो दीवाना हो जाएगी। तू शादी की बात कर रहा है ना, देख तू तो भागता फिरेगा, लड़कियां तुझे अब पीछा करती रहेगी। अब ये बात सुनकर के रविकांत जी तो हंसने लगे और कहने लगे कि बाबा, मुझे एक लड़की चाहिए जो मेरे साथ शादी कर सके, मुझे हजारों लड़कियां नहीं चाहिए। तब बाबा कहने लगे, अरे ये जो छल्ला है धारण कर ले, देख इसका असर जरूर होगा और जल्द होगा और फिर तेरी शादी भी हो जाएगी, पहन कर देख। अब वो छल्ला तो जोश जोश में अपने उंगली में धारण कर लिए रविकांत जी। इसके बाद बाबा का खाना पीना करने लगे, खुद भी करने लगे, बोतल ख़त्म कर दी। इसके बाद बाबा जो थे वो भी नशे में हो चुके थे और एक पेड़ के पास में, उनके पास कोई बिस्तर वगैरह नहीं था, ज़मीन पर ही लेट चुके थे। लेकिन नींद तो इनको भी आ रही थी, रविकांत को। लेकिन ये ऐसा नहीं करने वाले थे, ये अभी होश में थे। अपना सारा सामान बचा कुचा समेट करके ट्रक में रखा और इसके बाद अपना केबिन में जा कर के सोने की तैयारी करने लगे। अब फिर गहरी नींद में जा चुके थे। जब इनका नींद खुला ना, तो हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। कोई लड़की उनको गुदगुदाने की कोशिश कर रही थी, उठाने की कोशिश कर रही थी। वो लगा कि वो सपने के अंदर में है। भला कौन सी ऐसी लड़की होगी जो आधी रात के वक्त ट्रक के केबिन में आएगी और मुझे गुदगुदाएगी, उठाएगी कि उठ जाओ उठ जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी आंखें खोल दिया था और देख करके हैरान थे। सामने एक सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी, वो भी सुंदर, जवान और देखने में ज़्यादा उम्र की भी नहीं, 22 से लेकर 24 साल का उसका एज होगा। रविकांत जी अब अपने दिमाग को जैसे सोचने पर विवश कर रहे थे कि ये जो मैं देख रहा हूँ,
ये सपना है या हकीकत है। अपने आप के चिकोटी काट रहे ताकि उनको विश्वास हो कि मैं इस लड़की को अपने ट्रक में देख रहा हूँ, ये वास्तव में रियल है या मेरे सपनों की ये दिन है। लेकिन जब चिकोटी काटने पर उनको एहसास हुआ, तब वो उछल करके अपने जगह से बैठ गए और उस लड़की को देखने लगे कि भाई ये लड़की कौन है, इतनी खूबसूरत लड़की, और वो भी आधी रात के वक्त। अभी भी उनका नशा था, कम नहीं हुआ था, लेकिन वो इतने आदी थे दारू के कि इतना पीने के बाद भी वो एकदम शांत थे। सब कुछ समझ रहे थे, जान रहे थे कि मेरे पास में कोई खूबसूरत लड़की आकर के बैठ चुकी है और ये कौन है जो मुझे जगा रही है, गुदगुदी कर रही है कि उठो उठो उठो। अब तो उठ करके रविकांत जी बैठ गए थे और उस लड़की की तरफ लगातार देखते जा रहे थे। वो लड़की भी मुस्कुरा रही थी रविकांत को देख करके। आप फिर कहने लगी कि तूने मुझे क्यों बुलाया, मैं तो आराम कर रही थी। चौंकने की बारी अब रविकांत की थी। वो लड़की की तरफ देख के कहने लगे, मैंने तो नहीं बुलाया आपको, मैं तो सो रहा था, आप शायद गलत जगह पर आ गई हैं। लेकिन वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, तुमने बुलाए हो। अब तुम बुलाए हो तो सो क्यों रहे, मेरे साथ बैठो, प्रेम की बातें करो, इसलिए तो तुमने मुझे बुलाया है। अब रविकांत जी हैरान थे कि मैंने कोई लड़की को यहाँ पर जानता तक नहीं और मैं क्यों बुलाऊंगा किसी लड़की को, ये चक्कर क्या है। लेकिन लड़की सोचने पर अब उनको सोचने भी नहीं दे रही थी। अब वो कह रही थी कि मुझसे बात करो ना, मेरे पास लट के बैठो, हम प्रेम करेंगे, बात करेंगे। अब फिर उस लड़की के आगोश में जैसे रविकांत जी आ चुके थे। अब लड़की का सुख मिला तो सब कुछ भूलते चले गए, उससे प्रेम करने लगे, बातें करने लगे, सब कुछ होने लगा। अब कब रात से सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह का करीब 3 से 3:30 का वक्त हो रहा था और लड़की उनके पंजे से निकली, छटपटा करके कहने लगी, छोड़ो छोड़ो मुझे, अब मुझे जाना है अपने घर पर, मेरे माँ बाप मुझे देख रहे होंगे, मुझे जाने दो, छोड़ो। लेकिन रविकांत जी उसको पकड़ रखे थे। कहने लगे, बैठो ना, अभी सुबह हुई है, अभी सूरज कोई थोड़े निकला है, अपने बारे में बताओ। लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है, मैं फिर कभी आऊँगी, मैं रात को आऊँगी, अभी मुझे जाने दो। लेकिन रविकांत जी उसके बारे में जानना चाहते थे कि ये हसीन लड़की कहाँ की रहने वाली है, आई कैसे मेरे पास में आ गई, मैं तो समझ ही नहीं पाया। लेकिन लड़की वो जीत बहस करने लगी कि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो ठीक नहीं होगा। अब फिर डर करके रविकांत जी छोड़ दिए। लड़की धमकी देने लगी थी कि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो देखो मैं फिर दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। ऐसी वजह से रविकांत जी छोड़ दिए। लड़की ट्रक से बाहर निकली और जंगल के साइड भागती हुई चली गई। रविकांत जी उठ चुके थे, ट्रक से नीचे उतरे और लड़की को जाता हुआ देख रहे थे। लड़की भी मुड़ मुड़ करके देख रही थी। अब फिर जंगल साइड में एक पगडंडी जा रही थी, उसी पगडंडी पर चलती हुई उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। अब इसके बाद उनको ध्यान आया कि अरे इस पेड़ के पास में वो बाबा, फकीर बाबा जैसे वो जो रात में थे वो लेटे हुए थे। लेकिन जब वहाँ गए तो बाबा उस जगह पर थे ही नहीं, चले गए थे। कहाँ चले गए कुछ मालूम नहीं। आइए तो रविकांत जी को एक नया अनुभव था। लड़की का सुख उनको जीवन में पहली बार मिला था और वो तो इस सुख से बहुत ही खुश थे। वो दिल उनका उछल रहा था। लेकिन अचानक उनको याद आया कि अरे वो लड़की तो फिर बोली है कि मैं रात में आऊँगी, अब मैं तो यहाँ रुका थोड़ी रहूँगा, मुझे तो अपना ट्रक लेके आगे बढ़ना है, मुझे सामान भी तो उतारना है। लेकिन वो लड़की बोली थी। अब इसी चक्कर में रविकांत उलझे रहे कि मैं क्या करूं, यहाँ रुकूं तो नाराज हो जाएंगे, लेट हो जाएगा मामला। आखिरकार सोचने लगे कि चलो छोड़ो, अब रात चली गई, बात खत्म हो गई। लड़की का मुझे सुख मिलना था मेरे जीवन में,
वो मिल चुका है, और आगे भी किस्मत होगी तो मेरी शादी हो जाएगी, जैसे फ़कीर बाबा ने बताया था। इसके बाद अपना ट्रक लेकर के वो चल पड़े। अपनी मंजिल पर पहुंचे। ट्रक खाली हो गया था, लेकिन रात का अब 11 बज चुका था। अब जो एरिया था, गोदाम का एरिया, आस-पास में पूरी जगह सुनसान हुआ पड़ा था। अब वहाँ पर कोई भी ऐसा लोग नहीं थे जो रोड पर चलता हुआ दिखाई दे रहे थे। जो जिसको जहाँ जाना था सब जा चुके थे। अब उनका ट्रक भी पूरी तरह से खाली हो गया था, और उनका जो गार्ड कह रहा था फैक्ट्री और गोदाम का कि अपना ट्रक आप ले जाओ, अब सुबह में पेपर वगैरह साइन हो जाएंगे, अब इसके बाद आप जा सकते हो। तब वो कहने लगे क्यों ना हम गोदाम में अपना ट्रक रखें। तो गार्ड कहने लगे नहीं, अलाउ नहीं है, आप बाहर में सामने चले जाइए, खुला मैदान है, बाकी ट्रक भी वहाँ खड़ा होते हैं, आप उसी जगह पर पार्क कर लीजिए। और थोड़ी दूरी पर जा कर के अब मेन रोड पर एक ढाबा है, अगर आपको भूख लगी है तो वहाँ खाना भी खा सकते हैं। अब इसके बाद रविकांत जी जो जहाँ ट्रक खड़ा करना था उस जगह पर आ चुके थे। अब माहौल तो अब बन चुका था दारू पीने का, कि अब उनके पास में कहीं आना जाना तो था नहीं, हम खाना बनाना नहीं चाहते थे। अब वो होटल में गए, होटल से जो उनको स्वादिष्ट व्यंजन था उसको पैक करा करके अपना ट्रक के पास लौट आए थे। इसके बाद दारू की बोतल खोल करके अब वो खाने पीने लगे थे, और आधे घंटे के बाद अब वो बिल्कुल खाना पीना सब उनका ख़त्म हो चुका था। मतलब 12 बजे के आसपास खाना पीने से निपट चुके थे, और 12 बजे तक वो सीट पर जा कर के सो चुके थे। जब उनकी नींद खुली ना, तो जैसे रात को अनुभव हुआ था कि जैसे उनको कोई उठा रहा हो, आवाज़ दे रहा हो, लड़की की आवाज़। लेकिन कल वाली लड़की की आवाज़ नहीं थी, उसकी अलग आवाज़ थी। जब अपने आँख खुले ना, तो देख करके हैरान रह गए कि वाकई में एक लड़की खड़ी थी, वो भी सफ़ेद कपड़ों में, और वो भी सुंदर लड़की। उम्र लगभग एक जैसे ही था, 22-23 साल के आसपास में, लेकिन इसका चेहरा मोहरा अलग था। वो लड़की जो रात में मिली थी वो अलग थी, और ये लड़की अलग थी, और ये भी वही कर रही थी कि तुमने मुझे बुलाया। अब रविकांत जी हैरान थे कि भाई कल रात में भी वही लड़की बोली थी कि मैंने बुलाया हो। मैं कब बुलाया भाई? मैं नहीं बुलाया। लेकिन वो लड़की अब रविकांत जी को उठा रही थी कि उठो उठो, और रविकांत जी को उठना पड़ा। सीट से उठ के बैठ चुके थे। लड़की उनके पास हट करके बैठ गई और उनसे प्यार मोहब्बत इकरार करने लगे। अब इंसान थे, हाड़ मांस के थे, लेकिन ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई रात को भी एक लड़की, अनजानी लड़की आई, अब मेरे साथ रात बिता करके और सुबह में भाग गई। आइए, एक नई लड़की है, इसका राज क्या है भाई? इतनी खूबसूरत लड़की आखिर है कौन, और आधी रात को ये कहाँ से आई है? उस लड़की से पूछने लगे कि भाई आपको तो जानता नहीं और ना मैं आपको बुलाया हूँ। वो लड़की गुस्सा होने लगी कि देखो, ज़्यादा अब बहसबाजी करना ठीक नहीं है, समय का उपयोग करो। और देखो, अब आधी रात हो चुकी है और हम क्यों अपनी बातों में व्यर्थ समय गंवाएं? इससे बढ़िया है हम प्यार मोहब्बत करें। और इसके बाद वो लड़की अब लता के माफिक अब रविकांत के शरीर से लिपट गई थी। हाड़ मांस के इंसान थे, दिल इनका भी धड़कता था और उस लड़की के मोह माया जाल में फंस चुके थे। लेकिन पूछते थे तुम्हारा नाम क्या है और मैंने आपको कब बुलाया, लेकिन लड़की किसी बात का जवाब नहीं देती थी, मुस्कुरा देती थी और वही प्रेम मोहब्बत चलता रहा। लेकिन जब भी मौका मिलता रविकांत जी जरूर सवाल पूछते कि तुम्हारा घर कहाँ है? कल रात में तो दूसरी लड़की आई थी
और तुम दूसरी हो। और वो भी कह रही थी कि मैंने बुलाया है, तुम भी कह रही हो कि मैंने बुलाया है, लेकिन मैं आप लोग को जानता तक नहीं। इसका राज क्या है, कुछ तो बताओ। लेकिन लड़की बता नहीं रही थी, बस रवि कांत को उकसा रही थी प्रेम करने के लिए। और आखिरकार अब वो ही हुआ जो लड़की की मर्जी थी। रवि कांत जी उसके रूप में, उसके जाल में अच्छी तरह से फंस चुके थे। और वही हुआ जब 3 साढ़े 3 का वक्त सुबह का हुआ, तब तक वो लड़की अब रवि कांत से अलग होने लगी और कहने लगी मुझे छोड़ दो, मैं जाना है। लेकिन रवि कांत कह रहे कि थोड़ी देर और रुको ना, रुक जाओ थोड़ी देर। लेकिन लड़की कहने लगी नहीं, छोड़ दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और इसके बाद लड़की वही जैसे पहली रात को लड़की बोली थी कि मुझे छोड़ दो, अब मैं रात को तुमसे फिर मिलने के लिए आऊँगी। अब रविकांत कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सेम वही रात वाला सीन चल रहा था। ये भी कह रही थी कि मैं रात को मिलने आऊँगी। और इसके बाद वो लड़की उनके चंगुल से अभी कहा जाए तो छूट चुकी थी और जल्दी से ट्रक से उतर करके एक अंधेरे के रास्ते में चलती चली गई। रविकांत भी नीचे उतरे और उस लड़की को देखने लगे कि आखिर लड़की किधर जा रही है। लेकिन कुछ देर तक लड़की दिखाई देती रही और इसके बाद उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। अब ये जो कहानी थी ना, उनको समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कल भी मेरे साथ एक नई लड़की थी, आज भी मेरे साथ एक नई लड़की है, और ना अपने बारे में कुछ बताते हैं, बस ये कहते हैं कि मैंने बुलाया। मैंने कब बुलाया? लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। खैर, लड़की का सुख मिल रहा था, आनंद मिल रहा था। और अब इसके बाद रविकांत सुबह तो अभी काफ़ी देर था सूरज निकलने में, जो ऑफिस खुलता था वो भी 9 बजे के बाद में, आराम करने लगे थे। अब जब ऑफिस खुल गया फिर गए, पेपर वगैरह सब कुछ साइन वाइन हुआ और फिर अपना वहाँ से निकल पड़े। अब उनको वापसी आना था, अब दोबारा चक्कर भर करके ना जाने कहाँ जाना था और जल्दी जल्दी अपने शहर वो लौटना चाहते थे। लेकिन कमाल की बात थी, जहाँ पर वो ट्यूबवेल रात में मिला था आते वक्त में, और उसी जगह पर जा कर के रात का टाइम हो रहा था। अब फिर उसी जगह पर ट्रक उनका घरघरा करके रुक गया। रविकांत जी बहुत कोशिश किए कि ट्रक को अपना स्टार्ट कर दी, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया। माहिर ड्राइवर थे, बहुत कुछ जानते थे इंजन के बारे में, लेकिन सब कुछ उन्होंने देख लिया, सब कुछ अपना जगह पर सही था, लेकिन क्या खराबी थी अब वो जान नहीं पाए। उनको लगने लगा कि अब इंतज़ार करना होगा सुबह तक, और सुबह में अब कोई मैकेनिक को प्रबंध करना पड़ेगा और तब हमारा ट्रक स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद अब उनके पास वक्त ही वक्त था। लेकिन अब रात का, आधी रात का वक्त था। खाना वो बनाना नहीं चाहते थे। खाना अब वो हल्का फुल्का नाश्ता पहले कर चुके थे, लेकिन जब उनका पीने का भी इच्छा नहीं था। अगर ट्रक नहीं रुकती ना, तो रविकांत जी बताते थे कि मेरा पीने का इच्छा नहीं थी, मैं जल्द से जल्द अपने शहर की तरफ निकल रहा था ताकि मैं अगला चक्कर ले सकूं। लेकिन जब मेरा ट्रक खराब हो गया और उसी जगह पर, तो मैं थोड़ा हैरान जरूर हुआ था, लेकिन एक संजोग मात्र समझ करके मैं इसको चीज़ को बिल्कुल भूल चुका था। और फिर वही पीने की इच्छा मेरी जाग चुकी थी और मेरे पास में कुछ चकना खुना रहा करता था, उसी के सहारे मैं दारू पीना शुरू कर दिया। 12:30 बजे के आसपास मुझे नींद आने लगी थी। हाँ, फिर मैं अपने ट्रक में सो चुका था और जब आँख खुली ना, तो वही उनको कोई उठा रही है, लड़की गुदगुदा रही है, उनके चेहरे पर हाथ फेर रही है, और तब हड़बड़ा करके वो आँख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि वही लड़की जो पहली रात को मिली थी, वही लड़की अब इनके पास में खड़ी है और इनको उठा रही है। उस लड़की को पहचान गए और उठ करके बैठ गए। अब इस बार वो
पूछना चाहते थे कि तुम कौन हो और मेरे पास में क्यों आई हो। अब ये सब सवाल उस लड़की से पूछने लगे, लेकिन लड़की उस रोज की तरह कोई सही ढंग के जवाब नहीं दे रही थी। वो कह रही थी कि टाइम क्यों खराब करते हो, जल्दी सुबह हो जाएगा, हम लोग एंजॉय करते हैं, आओ मेरे साथ में। लेकिन रविकांत जी इस बार उस लड़की का रहस्य जानना चाहते थे और कहने लगे कि देखो, मैं जानता हूँ कि मैं आपको कभी नहीं बुलाया और मैं जानता तक नहीं तो आपको बुलाऊंगा कैसे, तो ये चक्कर क्या है, आप सच बताना। लेकिन लड़की किसी बात का जवाब नहीं दिया। जैसे उस रात हुआ था उनसे वो लिपट गई। अब वो भी इंसान थे, अब प्रेम के भूखे थे, अब क्या करे भाई। अब आखिरकार जब सुबह हो गई, वही वक्त 3 साढ़े 3 का वक्त, तो लड़की अब उनसे अलग हो चुकी थी और कहने लगी कि मैं अब जा रही हूँ, फिर रात के आऊँगी। लेकिन रोकना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं और तुम्हें रात में कैसे आने देते हैं। लेकिन वो लड़की अपने बारे में कुछ भी नहीं बताई। सीधा ट्रक से उतरी और उसी पगडंडी, जंगल वाली पगडंडी पर जो पिछली रात को गई थी, उसी पगडंडी पर चलती चली गई और फिर उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। अब इसके बाद जो रविकांत जी थे सो नहीं पाए, नशा उनका उतर चुका था और उस लड़की के बारे में और दूसरी लड़की के बारे में सोचने लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आज तक दोनों लड़कियों को जानता तक नहीं, और ये लड़की आधी रात के वक्त मेरे ट्रक में आ जाती हैं, मुझसे प्यार करती हैं और फिर सुबह होते ही चली जाती हैं। आखिर ये कौन है। यही सोच विचार करके इधर उधर वो टहल रहे थे बाहर के साइड में, और अचानक उनका निगाह उस पेड़ के पास में पड़ा जहां पर वो बाबा सोए थे पिछली रात को। तो क्या देखते हैं कि वही बाबा उसी जगह पर सोए हुए हैं। जब बाबा को देखे ना तो दौड़ करके उनके पास पहुंच गए, बाबा को जगाने लगे कि बाबा उठिए, बाबा उठिए। बाबा जी उठ गए आंख मलते हुए। अब कहने लगे कि हाँ बच्चा, बता, तेरे पास दारू है ना। तब जो रविकांत जी कहने लगे, हाँ मेरे पास दारू है, लेकिन मैं दारू दूंगा नहीं। मुझे आपसे कई सवाल पूछने हैं और उसका मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, उसका सही सही जवाब देंगे तब मैं आपका पूरी दारू का एक बोतल दूंगा। अब बाबा जी थे, पूछने लगे कि हाँ बोल, लेकिन पहले दारू की बोतल मेरे सामने ले आकर रख। वही किए। रविकांत जी दारू भी लाए, गिलास भी लाए, पानी वानी सब कुछ चकना पकना ले आकर रख दिए कि लो बाबा, ये पूरी बोतल आपके लिए है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आप रात में इसी पेड़ के पास सोए हुए थे जैसे आज सोए हुए हो। जब मैं उठा था तो आप थे नहीं वहाँ पर। तब वो कहने लगे, बच्चा मैं एक जगह पर हमेशा रहता नहीं हूँ, जहाँ मेरी इच्छा करती है मैं जाके दूसरी जगह सो जाता हूँ। मैं दूसरे पेड़ के पास चला गया होगा, यहाँ अच्छा नहीं लगा होगा। एक तरह से वो गोलमोल वो भी जवाब दे दिए। अब दूसरी बात पूछने लगे रविकांत जी कि बाबा जी सच बताइएगा, मैं जब से आपसे मिला हूं ना, मुझे रात में एक खूबसूरत लड़की आई थी और वो कह रही थी कि मैंने उसको बुलाया है, मैंने उसको आवाज़ दिया है। तो बाबा ये सच क्या है। और मैं दूसरी जगह पर था गोदाम में, वहाँ पर भी एक लड़की आई थी और वो भी कह रही थी कि मैंने उसको बुलाया है। तो बाबा ये सच ये भी बता दो। अब बाबा मुस्कुरा करके कहने लगे कि ज़रा 2 घुट मुझे पी लेने दें। और इसके बाद बोतल खोल करके और वो दारू पीने लगे। 2-3 पैग नीट पीने के बाद तब एक लंबी सांस लेकर कहने लगे कि बच्चा तू बड़ा शादी के लिए व्याकुल होता था ना, कि मुझे कब शादी होगी, कब शादी होगी। अब रविकांत कहने लगे कि मैं बाबा की बात बड़ा गौर से सुन रहा था। तब वो बाबा कहने लगे कि देख, तेरी शादी तो जरूर होगी, लेकिन कब होगी मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन साल के अंत तक तेरी शादी जरूर हो जाएगी।
लेकिन मैं जानता था शादी से ज़्यादा तुझे लड़की में इंटरेस्ट है। आइए ये मैं तेरे को उंगली में जो छल्ला दिया था पहनने के लिए ना, यही छल्ला इस लड़कियों को बुला रहा था तेरे पास में। अब रविकांत जी जैसे उछल गए हों। कहने लगे मैं तो एकदम घबरा गया था बाबा की बात सुन करके। मैं वाकई में उस छल्ला को भूल चुका था। तांबा के छल्ला था गोल सा, मैंने अपने उंगली में धारण कर रखा था। और तब मैं उस छल्ला को बाहर निकाल दिया कि बाबा क्या इसमें कोई जादू शक्ति है। बाबा कहने लगे फेंकना मत इसको, ला मुझे वापस दे। और रविकांत जी कहते कि मैं एक सेकंड नहीं लगाया उस छल्ले को, फिर बाबा के हाथ में पकड़ा दिया। मुझे तो पसीना आ गया था जब बाबा ने बोला कि सारी शक्ति इस छल्ले के अंदर में थी और वो छल्ला ही उन लड़कियों को उनके घर से बुला के लाता था। आखिर कौन थी लड़की? अब रविकांत सवाल अलग पूछने लगे कि बाबा आखिर वो लड़की कौन थी, दोनों कहाँ से आती थी, किसके घर की थी? तब बाबा अब दारू में तो नशे में हो चुके थे, आधा बोतल अब ख़त्म कर चुके थे। अब कहने लगे वो किसी के घर की नहीं थी, वो शमशान से कब्रिस्तान से आई हुई आत्मा थी। तुझे तो लड़की का सुख चाहिए था ना, वो लड़की का सुख तुझे दिया था ना, बता सच बता, तो सुख पाया था ना लड़की का। अब रविकांत का अब जो जी हुआ ना कि उछल करके उस जगह से भाग ले, लेकिन उनके हाथ पैर कांप रहे थे। रविकांत जी बता रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं, लेकिन वो साधु बाबा मेरी स्थिति को भांप गए। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे तू घबरा मत, सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद मेरी घबराहट कम हो चुकी थी। अब फिर वो बाकी का दारू का बोतल पीने लगे। मैं आपसे उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, मैं बिल्कुल डरा हुआ उस जगह पर बैठा हुआ था। बाबा जब बोतल की आखिरी बूंद खत्म हो गई, एक लंबी सी डकार लिए अब कहने लगे कि तूने तो बड़ी मेरी सेवा की है, मुझे तूने दारू पिलाया, उस रात को खाना भी खिलाया, इसलिए मैंने तेरा ये मदद किया था। इस छल्ले में ऐसी शक्ति है कि वो आत्माओं को बुला सकती है, और वही मैंने करवाया था ताकि तुझे लड़की का सुख का पता चल सके। क्यों, कैसा रहा अनुभव तेरा? जब बाबा ये सवाल पूछे ना तो रविकांत कह रहे थे मैं तो कांप रहा था डर के मारे। और फिर बाबा कहने लगे कि तू एक काम कर, अब तू अपने घर निकल, तेरा ट्रक मैंने ही खराब किया था। और सुन, ज़्यादा लड़कीबाजी के चक्कर में मत रहा कर। अरे वक्त पर तेरी शादी भी होगी, सब कुछ तुझे मिलेगा, तू इतना उतवालापन क्यों करता है? अब फिर मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि सारा खेल इस बाबा का था। बाबा ने ही वो छल्ला मेरे जानबूझ करके उंगली में पहनाया था, और उसी छल्ला में कोई जादू होगा, और उसी से आकर्षित होकर के वो शमशान से और कब्रिस्तान से लड़कियां उठ करके आत्माएं मेरे पास आ जाती थी, मरी हुई लड़कियां, उनकी आत्मा, और उनके साथ मैंने 2 रात बिताया था। रविकांत जी कहने लगे कि मेरे तो शरीर से जैसे घिन सी आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं अब क्या करूं, लेकिन बाबा समझाने लगे कि अब तू डर मत, अब तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अब फिर मैं अपना ट्रक जाके स्टार्ट किया ना तो ट्रक मज़े में स्टार्ट हो चुका था, और मैं अब उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था। और तब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं उस बाबा के एरिए से काफ़ी दूर निकल आया हूँ, अब मुझे वैसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद मैं किसी लड़की की इच्छा नहीं करता था। जैसे ही मन में ख्याल आता था ना कि काश ये लड़की मेरे पास में होती, और अगले पल मैं उस ख्याल को निकाल फेंकता था कि कहीं ऐसा ही कहीं ना हो जाए, कहीं श्मशान से लड़की उठ कर के मेरे पास में आ जाए, और मैं फिर क्या करूँगा, यही डर मुझे सता रहा था। आखिर बाबा के कहे अनुसार साल के आखिरी तक मेरी वास्तव में
शादी हो चुकी थी, सुंदर सी पत्नी मिली थी। अब तो मैं खुश था। आई सारी बातें अपने पत्नी को शेयर किया था। पत्नी भी तो एकदम लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वो मेरे बात को विश्वास नहीं कर पाई थी और मैं उसको बार बार कहता था कि देख, ये सब कुछ सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वो आज भी इस बात पर विश्वास नहीं करती है कि 2 रात शमशान से उठ कर के आत्माएं मेरे पास पहुंची थी। तो दोस्तों, ये थी रवि कांत जी की अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।